नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। ये वो पाठशाला जहां खबर का हर चैप्टर इतने विस्तार से खोलता हूं कि आप उस खबर के मास्टर होकर निकलते हैं। आज सबसे पहले आपको बता दूं कि पाठशाला में कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। बागेश्वर सरकार को फ्रॉड बताने वाले महाविरोधी, उनके महाविरोधी का लाइव टेस्ट आज पाठशाला में होगा। वो व्यक्ति जो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि बागेश्वर सरकार जेल चले जाएं, क्या उनके पास ऐसे सबूत मिले जो बागेश्वर सरकार को फ्रॉड साबित करते हों? आज हम पाठशाला में उस व्यक्ति का लाइव टेस्ट आपको दिखाएंगे, जरूर देखिएगा। कल बागेश्वर बाबा क्या गिरफ्तार हो जाएंगे, इस पर भी बात होगी। बागेश्वर विरोध और भारत जोड़ो यात्रा का कोई कनेक्शन है क्या? वो सवाल जिनमें फंस गया बागेश्वर बाबा का महाविरोधी, अब से थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा क्या पीएम मोदी का पुराना बयान उनकी कुर्सी तक ले सकता है? आज उस पर भी बात होगी। राहुल गांधी की माफी होगी या पीएम मोदी की टेंशन बढ़ेगी? आज आपको विस्तार से यह समझाऊंगा। पेरिस में दिल्ली जैसे हालात बने तो बवाल क्यों मच गया, इसका चैप्टर भी खोलूंगा। और वो बदबू जो फ्रांस के राष्ट्रपति की कुर्सी हिला दे रही है, उसके बारे में बताऊंगा। और आखिर में क्या मोदी सरकार करोड़ों युवाओं को फ्री में लैपटॉप देने वाली है, इसका भी फुल डिटेल आपको दूंगा। लेकिन पाठशाला में पहले दिन भर का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। कर्नाटक के चित्रदुर्ग से बीजेपी की चौथी विजय संकल्प यात्रा का आगाज हुआ है। रोड शो चल रहा था और इस दौरान जेपी नड्डा को बुलडोजर से माला पहनाई गई। रोड शो के दौरान नड्डा ने राहुल गांधी को निशाने पर लिया। जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल के लिए नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, ऐसी स्थिति है। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बीच एक बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की बैठक में शामिल होने कोलकाता पहुंचे थे। बैठक में अखिलेश ने कहा कि यूपी में बीजेपी हारी तो देश से बीजेपी का सफाया हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के गठबंधन पर भी अखिलेश ने बड़ा बयान दिया। कहा कि हम दीदी के साथ हैं, कांग्रेस के साथ नहीं है। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट से फिर राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने सिसोदिया की रिमांड 5 दिन के लिए और बढ़ा दी है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। गुजरात के द्वारका जिले में मेगा डेमोलिशन ड्राइव चल रहा है। हर्षद गांधवी गांव में 4.25 लाख वर्ग फुट सरकारी जमीन पर बनी इबादत गाह, मजार और इमारतों को जमींदोज किया गया। गुजरात के नवोदरा में भी अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया गया। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने बयान दिया कि अतिक्रमण के खिलाफ अभियान नहीं रुकेगा। आपने वेदों के बारे में सुना ही होगा। अब सामवेद की पढ़ाई उर्दू में भी की जा सकेगी। दिल्ली में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने उर्दू संस्करण का विमोचन किया। उर्दू संस्करण करने वाले फिल्म मेकर इकबाल दुर्रानी ने कहा कि औरंगजेब हार गया, मोदी जीत गए। राजस्थान विधानसभा में सीएम गहलोत ने बड़ा ऐलान किया। राजस्थान में 19 नए जिले बनाए जाएंगे। जयपुर और जोधपुर में 2-2 नए जिले बनेंगे। ताजा ऐलान के बाद अब राजस्थान में कुल 50 जिले होंगे और 10 संभाग हो जाएंगे। तो पाठशाला में दिन भर के रिवीजन के बाद अब आज का पहला चैप्टर, जिसमें बात बागेश्वर सरकार पंडित धीरेंद्र शास्त्री की। क्या बागेश्वर बाबा कल अरेस्ट हो जाएंगे? क्यों उनके खिलाफ महाविरोध शुरू हो गया है? क्या बागेश्वर सरकार के विरोध और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कोई कनेक्शन भी है? और जब बागेश्वर सरकार को फ्रॉड बताने वाले महाविरोधी का लाइव टेस्ट हुआ पाठशाला में, तो क्या निकला, आज आपको यह दिखाऊंगा। पिछले कुछ दिनों से बागेश्वर सरकार पंडित धीरेंद्र शास्त्री लगातार निशाने पर। जिसको देखिए उनका टेस्ट लेता है, जिसको देखिए उन पर सवाल खड़े करता है। ये चला जा रहा अनवरत चला जा रहा। वो खुद कहते आए हैं कि क्योंकि वो सनातन की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, इसलिए वो सनातन विरोधियों के निशाने पर। लेकिन क्या उनके विरोधी इतनी जमीन तैयार कर पाए हैं कि बागेश्वर सरकार कल अरेस्ट हो जाएं, गिरफ्तार हो जाएं, जेल चले जाएं? आज इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा।
साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि बागेश्वर सरकार के सबसे बड़े विरोधी जो चाहते हैं कि बाबा जेल चले जाएं, उस महाविरोधी का मैंने लाइव टेस्ट लिया तो क्या। लेकिन उससे पहले कल होने वाले बवाल की सुगबुगाहट कैसे शुरू हुई उसके बारे में आपको बता देता हूं। दरअसल बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार 18 और 19 मार्च को मुंबई में लगने जा रहा है। बागेश्वर बाबा का दरबार मुंबई के मीरा रोड में मौजूद एक मैदान में लगेगा और इसकी सारी तैयारी हो चुकी। बागेश्वर सरकार के कार्यक्रम के लिए शानदार मंच तैयार किया जा रहा है। इस मैदान में 1 लाख से 1.25 लाख लोग आ सकते हैं। पहले आपको जल्दी से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट दिखा देता हूं कि मुंबई में बागेश्वर सरकार का कार्यक्रम कितना बड़ा और भव्य होने वाला है, फिर आगे की बात बताता हूं। मुंबई करों पर बागेश्वर बाबा की कृपा बरसने वाली है, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार खुद धीरेन्द्र शास्त्री मुंबई आ गए हैं। 18 और 19 मार्च को होने वाले इस दिव्य दरबार को लेकर तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं। मीरा रोड का ये वो मैदान है जहां पर धीरेन्द्र शास्त्री जी आएंगे, अपने अनुयायियों से मिलेंगे, यहां पर उनका दिव्य दरबार सजेगा, लोगों पर कृपा बरसेगी, पर्चियां खुलेंगी और जो लोग उनके दर्शन के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, आखिरकार उनके लिए वो वक्त आएगा जहां पर खुद जो है धीरेन्द्र शास्त्री बाबा यहां पर पहुंचेंगे। आपको देख सकते हैं कि जो एक भव्य यहां पर मंच बनाया जा रहा है, स्टेज बनाया जा रहा है जिस पर वो विराजमान होंगे। ये जो ग्राउंड है इसकी कैपेसिटी तकरीबन 1 लाख से 1.25 लाख की कैपेसिटी बताई जा गई है। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। 5 से 6 अलग अलग गेट्स हैं जिस पर एंट्री और एग्जिट के इंतजाम किए गए ताकि किसी तरीके की कोई भगदड़ ना हो और अनुयायियों को सहूलियत हो। मतलब तैयारी जिस तरह की है उससे ऐसा लग रहा है कि मुंबई में भी बागेश्वर सरकार को देखने सुनने के लिए लाखों लोग आएंगे। बागेश्वर सरकार का विरोध करने के पीछे कांग्रेस का भी तर्क यह है कि बागेश्वर सरकार ने संत तुकाराम महाराज का अपमान किया। कल मैंने आपको बताया था ना कि नाना पटोले जो महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष है उन्होंने विरोध किया है, तो वो उनका तर्क है कि संत तुकाराम महाराज का इन्होंने अपमान किया, इसलिए उनके कार्यक्रम को इजाजत न दी जाए। हालांकि बागेश्वर सरकार ने संत तुकाराम को लेकर एक टिप्पणी की थी, बाद में उन्होंने अपनी इस टिप्पणी के लिए माफी भी मांग ली थी। धीरेन्द्र शास्त्री ने कह दिया था कि संत तुकाराम एक महान संत थे और उनके आदर्श है। संत तुकाराम पर जो उन्होंने कहा था वो एक किताब में पढ़ा था। बागेश्वर सरकार ने कहा कि अगर उनके शब्दों से किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंची तो उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, वो अपने शब्द वापस लेते हैं। बावजूद इसके महाराष्ट्र कांग्रेस विरोध कर रही है। अच्छा, एक तरफ कांग्रेस बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध कर रही है, तो दूसरी तरफ अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के तरफ से बागेश्वर बाबा के खिलाफ मीरा रोड पुलिस में थाने में शिकायत भी दर्ज करा दी गई। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव ने बागेश्वर बाबा पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा दिया। अभी कार्यक्रम कल का हुआ नहीं, लेकिन उन्होंने पहले ही केस दर्ज करा दिया कि अंधविश्वास ही फैलाएंगे। ये वही श्याम मानव हैं जो इससे पहले भी बागेश्वर सरकार के खिलाफ शिकायत दर्ज करा चुके हैं। नागपुर में शिकायत दर्ज कराई थी पुलिस में के सामने। श्याम मानव ने बागेश्वर बाबा के खिलाफ शिकायत जो दर्ज कराई उसकी जांच हुई। पुलिस ने बागेश्वर बाबा को क्लीन चिट दी कि हमें कहीं से भी पूरी फुटेज देखने के बाद बागेश्वर सरकार अंधविश्वास फैलाते नहीं दिखे, वो बस हनुमान चालीसा के मंत्रों का पाठ कर रहे थे, उसके बारे में बता रहे थे। अब हनुमान चालीसा को अंधविश्वास मानते हैं तो फिर अलग ही बात है। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव लगातार बागेश्वर सरकार का विरोध करते आए और यह उनके विरोध का ही नतीजा था कि बागेश्वर सरकार को पिछले दिनों टेस्ट पर टेस्ट देने पड़े। लेकिन सारे टेस्ट में जो रिजल्ट निकला उसे देखने के बाद भी श्याम मानव को लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री को गिरफ्तार हो जाना चाहिए। हमें लगा कि हो सकता है श्याम मानव को पता हो कि बागेश्वर सरकार जो करते हैं उसके पीछे कुछ खेल कैसे है, क्या करते हैं। उनके लंबे अनुभव से हो सकता है श्याम मानव को कुछ ऐसा दिख गया हो, पता लग गया हो जो दूसरा कोई नहीं देख पा रहा। तो हमने सोचा कि बागेश्वर सरकार ने तो बड़े टेस्ट दिए, थोड़ा श्याम मानव का भी टेस्ट ले लेते हैं जो बागेश्वर सरकार को बता रहे हैं कि फ्रॉड है, इनको जेल जाना चाहिए। आपको दिखाता हूं कि पाठशाला के सवालों पर बागेश्वर सरकार के सबसे बड़े विरोधी या कहिए कि महाविरोधी श्याम मानव का जब हमने लाइव टेस्ट लिया तो उसमें क्या निकल कर आया। बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री महाराष्ट्र में कथावाचन कार्यक्रम के लिए पहुंच रहे हैं और इसको लेकर कई हलकों से विरोध के सुर सुनाई दे रहे हैं। और ये विरोध करने वालों में अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव जी भी हैं जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्याम मानव जी, बहुत स्वागत आपका टाइम्स नाउ नव भारत पर।
इस कार्यक्रम पर आपकी क्या आपत्ति है और आप क्यों चाहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री का ये कार्यक्रम रुके और उन्हें गिरफ्तार किया जाए? धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी का जो कार्यक्रम अभी मीरा रोड में है कल और परसों, ये कार्यक्रम कथा वाचन का नहीं है, उनका दिव्य दरबार का कार्यक्रम है। उनके कथा वाचन के कार्यक्रम को हमारा कोई विरोध नहीं है। जैसा वो नागपुर में राम कथा वाचन के लिए आए थे, उसको बिल्कुल हमारा विरोध नहीं था। दिव्य दरबार के जो उनके वीडियोस उपलब्ध है पूरे YouTube चैनल पर, उसमें उन्होंने कई चमत्कार के दावे किए हैं, दिव्य शक्ति के दावे किए हैं। तो उसके लिए हमने उनको चैलेंज किया है कि दिव्य शक्ति किसी में नहीं होती है। और आप कहते हो कि आप लोगों के नाम पहचानते हो, उनके पिताजी का नाम पहचानते हो, अपने आप पहचानते हो। तो जो दावे उन्होंने वीडियोस में किए, उसके आधार पर हमने उनको चैलेंज किया कि हम 10 आदमी ऐन वक्त पर आपके सामने देंगे और ये 10 व्यक्ति के नाम, उनके पिताजी का नाम, उनकी उम्र और उनके मोबाइल नंबर आप कहे। पास के रूम में हम 10 चीजें रखेंगे, उनको पहचान कर बताएं। और ये प्रक्रिया 2 बार कंडक्ट की जाएगी, नागपुर के पत्रकार भवन में या फिर अभी मुंबई के पत्रकार भवन में भी कंडक्ट की जा सकती है। और वहां पर अगर 2 बार आप 90% करेक्टली कहते हो तो दिव्य शक्ति आप में ऐसा हम मानेंगे और 30 लाख रुपए का अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का प्राइज भी आपको मिलेगा। और ये जो आह्वान प्रक्रिया है उनको रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजी गई है उनके आश्रम के पते पर। लेकिन अभी जो उनका दिव्य दरबार मीरा रोड में हो रहा है, उसमें वो कई कानून का उन्होंने ऑलरेडी महाराष्ट्र में आकर उल्लंघन किया है। महाराष्ट्र का जो जादू टोना विरोधी कानून है 2013 का, नागपुर में 7 और 8 जनवरी को उनका दिव्य दरबार हुआ, उसका वीडियो उपलब्ध है। और उस वीडियो में उन्होंने जगह जगह पर इस कानून का उल्लंघन किया है। नहीं, पर श्याम मानव जी, और इस कानून का उल्लंघन करने वाला वीडियो उपलब्ध होने आप के कारण नागपुर के कार्यक्रम का जिक्र कर रहे हैं। श्याम मानव जी, आप नागपुर के कार्यक्रम का जिक्र कर रहे हैं, आपने उसकी शिकायत की थी। जो नागपुर के कमिश्नर हैं अमितेश कुमार, उन्होंने उस पूरे वीडियो को देखा। उसके बाद नागपुर पुलिस ने उनको क्लीन चिट दी। उन्होंने कहा हमने पूरे वीडियो का एक एक सेकंड, एक एक मिनट देखा और हमको कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि वो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। तो पुलिस सर्टिफिकेट दे रही है कि वो कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे। श्याम मानव कह रहे हैं कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, तो लोग तो पुलिस को मानेंगे। जी बराबर है आपका, जी बराबर है। नहीं, सीधी सी बात है ना, ये कानून का हर शब्द मैंने फाइनल किया है। पूरे महाराष्ट्र के पुलिस के अधिकारियों का ट्रेनिंग मैंने किया है और मुझे ही कानून की समझ नहीं है और मैं महाराष्ट्र के पुलिस का ट्रेनिंग कर रहा हूं। ये कितनी हास्यास्पद बात है। नहीं, लेकिन श्याम मानव जी, आपने अमितेश कुमार जी का शब्द तय किए हैं। उन्होंने 3 गलतियां की है। सर, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आपने कानून के शब्द जरूर तय किए होंगे, आपने ट्रेनिंग जरूर दी होगी, लेकिन इस देश में संवैधानिक प्रक्रिया है। प्रक्रिया यह है कि श्याम मानव को कोई दिक्कत होगी वो पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस जांच करेगी, पुलिस सर्टिफिकेट देगी और जब पुलिस कह देगी कि वहां पर हमको कुछ नहीं मिला तो वो मानना होगा। आपको पुलिस के ऊपर लोग नहीं मानेंगे, पुलिस का सर्टिफिकेट ही चलेगा अदालत के अंदर। जी 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 बिल्कुल आपकी बात सही है, इसीलिए तो हमने अभी तकरार पुलिस में ही की है ना। लास्ट टाइम में आपने अमितेश कुमार जी का नाम लिया तो उनकी 3 बातें मैं आपसे कह दूं इस बहाने। उन्होंने कितना अभ्यास किया था उस सीडी का, उस वीडियो का। पहली बात उन्होंने कहा अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने कंप्लेंट की थी, जबकि अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने कंप्लेंट ही नहीं की थी। कंप्लेंट महाराष्ट्र शासन की एक बॉडी ने की थी जिसका नाम है जादू टोना विरोधी कायदा प्रचार प्रसार समिति। दूसरा उन्होंने कहा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, आईपीएस अधिकारी है, आईपीएस अधिकारी को अगर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में और ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट में फर्क महसूस नहीं होता है तो उन्होंने कितना अभ्यास किया, जबकि ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट की कॉपी मैंने खुद उनके हाथ में दी थी। इतना अभ्यास उन्होंने किया था। और इसीलिए अभी सर, मैं उनके अभ्यास की बात आप कह रहे हैं, मैं भी उनका अभ्यास बताता हूं। अधिकारी है सर, मैं ये कह रहा हूं उनका अभ्यास मैं भी बताता हूं। उनके शब्द हैं, हाँ, In the video, Bageshwar Maharaj could be seen reciting some lines from Hanuman Chalisa, like Bhoot Pishach निकट नहीं आवे, which is not a black magic practice, the police commissioner said. तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो है कोई चीज देखी नहीं और उन्होंने हवा में बात की। जी, उन्होंने हवा में बात की, मैं कह रहा हूं ना।
जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट कहते हैं कि उन्होंने कितना अभ्यास किया? नहीं पर सर आप ड्रग्स एंड आपके मैजिक कहने से रेमेडीज क्या एक्ट के होगा? अनुसार मैं जिस ये कह व्यक्ति रहा को हूं कि डॉक्टर की श्याम डिग्री मानव नहीं इस है, देश की सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है ना। सुनिए ना आप बात। फिर पुलिस किस अरे लिए भाई है? आप बात तो सुनिए फिर ना। पुलिस किस लिए? अगर श्याम मानव को भाई, मानना है मैं कि सुप्रीम आपने कह अथॉरिटी दिया नहीं हूं, इसलिए लेकिन वही बात इतने- सही है। नहीं, मुझे आप बताइए, अगर पुलिस अंतिम शब्द है तो कोर्ट में क्यों केस जाती है? नहीं तो आप कोर्ट जाइए। पुलिस को सब समझता है तो वही जांच निर्णय पुलिस क्यों नहीं कर रही है होता और है? पुलिस कह रही है कुछ नहीं मिला तो तो हम कोर्ट तो श्याम जाएंगे मानव ना को अभी। माने कि हम पुलिस को माने? नहीं, आपने जो सवाल उठाया था, जी, आपने जो सवाल उठाया था उसका जवाब मैं दे रहा हूं आपको केवल। आपको तो पता है धीरेन्द्र शास्त्री चमत्कार नहीं कर रहे, ठीक है? अब आप दर्शकों के लिए बता दीजिए वो ये कैसे करते हैं जो वो कर रहे हैं, इसका पता टेक्निक है। बता दीजिए। भाई टेक्निक क्यों बताऊं मैं? क्यों नहीं बताएंगे? आप एक मैं आदमी सीधा जिसको चैलेंज लाखों कर लोग रहा करोड़ों हूं कि लोग उनको पूछते हैं, आप कह रहे हैं ये किसी झूठा है। माध्यम से उनको जानकारी नहीं मिलेगी। भाई साहब मैं झूठा है केवल कह नहीं रहा हूं, मैं चैलेंज दे रहा हूं। हाँ तो चैलेंज दे रहे हो तो वो सब बताइए चैलेंज ना में आप भी आ भाई। जाइए। मैं आपको प्लेटफॉर्म दे रहा हूं, आप बताइए चैलेंज उनकी क्या है टेक्निक क्या है, वो कि क्या ऐन फ्रॉड कर रहे वक्त हैं। पर हम 10 आदमी देंगे। अरे भाई वो टेक्निक क्यों बताऊं मैं आपको? नहीं बताइए ना भाई, 100 क्यों नहीं प्रकार की बताएंगे टेक्निक ये हो बताइए। सकती है। 10-5 मैं जानता हूं, उससे भी ज्यादा हो सकती है। इसका मतलब आपको पता ही नहीं है धीरेन्द्र सीधी शास्त्री क्या बात कर रहे है, हैं नहीं मेरा कर रहे कहना हैं। इतना ही है कि उनको अपने आपको आप आप ये किसी का मानिए नाम- टीवी पर, आपको नहीं पता वो क्या करते हैं। देखिए साहब जी, आप शांति से, भाई साहब वो क्या करते हैं मुझे नहीं पता है, ठीक है? हाँ हो गया? बिल्कुल बिल्कुल। तो जब वो किस नहीं ढंग से पता जानकारी तो बताते जब मुझे नहीं नहीं पता है। पता कि धीरेन्द्र शास्त्री मैं क्या क्या करते कह रहा हैं हूं? तो पहले मैं क्या कह रहा पहले बात को साबित कीजिए फिर दूसरे को फ्रॉड कहिए। आप पहले फ्रॉड कह रहे हैं, पहले अरेस्ट करने की बात कर रहे हैं और आज टीवी पे मान रहे हैं कि ठीक आपको है पता नहीं ना? वो क्या करते हैं। इसीलिए साहब जी, इसीलिए चैलेंज किया है। नहीं, क्या चैलेंज किया है? नहीं कि सर, उनको किसी भी माध्यम नहीं, से जानकारी श्याम नहीं मानव जी, पहुंचेगी। इस आज ढंग से ये चुनौती आपने देखिए प्रक्रिया बड़ी बात कंडक्ट मान की ली टीवी जाएगी। पर। 10 व्यक्ति ऐन वक्त पर उनके सामने पेश किए जाएंगे, उनके नाम, उनके पिताजी का नाम, उनकी उम्र, उनके मोबाइल नंबर कहे हुए, उनका जो श्याम दावा है मानव उसके जी, अनुसार। मेरी बात सुनिए ना, मैं आपसे क्या कह रहा हूं। आज आप अगर टीवी उनको पर किसी माध्यम से जानकारी श्याम मानव नहीं जी, प्राप्त होती, अपने आप प्राप्त होती श्याम है, मानव जी, ये सिद्ध हो जाएगा। श्याम मानव जी मेरी बात तो सुनिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप खुद हाँ, आज बोलिए टीवी ना। पर मान रहे हैं कि आपको नहीं पता धीरेन्द्र शास्त्री क्या करते हैं, कैसे करते हैं, लेकिन आप फिर भी उनको फ्रॉड बता रहे हैं। आप फिर भी उनको गिरफ्तार मैंने करने की पहले बात ही कर रहे कहा। हैं। सुनिए ना, मेरी बात तो सुन लीजिए। इसलिए मेरी मैं बात फ्रॉड लेट मी बता रहा हूं कि कंप्लीट। उनका दावा आप दिव्य अधीर शक्ति क्यों का हो रहे है। हैं? मेरी बात तो कंप्लीट होने दीजिए हाँ। सर। जब हम किसी हाँ। के व्यक्ति के बारे में कहते हैं कि वो फ्रॉड है तो हमको साबित करना होता है कि वो फ्रॉड है। जब आपको धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में आपने नहीं क्यों पता कि वो फिर क्या आपने गलत कर रहे objection क्यों लिया हैं तो कि मैं आप राजू उनको दीक्षित को फ्रॉड झूठा क्यों कह रहा बोल रहे हैं? आप उनको गिरफ्तार करने की मांग किस बेसिस पे कर रहे हैं? साहब जी मैं तो गिरफ्तार करने की मांग कर रहा हूं, उसके पीछे कानून है, महाराष्ट्र सरकार का कानून है, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट है, केंद्र सरकार का कानून है। ये दोनों कानून कॉग्निजिबल है, दोनों कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। पुलिस ने उन पर एक्शन लेनी चाहिए। पुलिस अगर एक्शन नहीं लेती है तो उसके बाद में कोर्ट केस होगी, कोर्ट में जाएगा। ऑलरेडी एक केस कोर्ट में गई है, कोर्ट ने बहुत स्ट्रिक्चर्स पास किए हैं। अच्छा सर, मुझे लास्ट इतना टाइम मैं बताइए। कोर्ट में जा नहीं सकता श्याम था मानव क्योंकि जी, लास्ट टाइम अखिल भारतीय श्याम अंधश्रद्धा मानव जी, निर्मूलन समिति ने कंप्लेंट नहीं की थी। श्याम मानव जी ये हाँ। बताइए, आप कह रहे हैं कि वो कानून का उल्लंघन कर बोलिए रहे ना। हैं, क्या आप हमें कुछ हिस्सा बता सकते हैं कि ये चीज उन्होंने की और ये कानून का जी। उल्लंघन है? हाँ, उन्होंने कई बार कौन सी बीमारी किसको हुई है ये कहा है, कौन सी बीमारी होना ये कहना ये डायग्नोसिस है, उसके उपाय बताए हैं। 7-8 का ही वीडियो करीबन 20 जगह पर है। आप चाहिए तो मैं, आपका आदमी मेरे सामने बैठे हैं, उनके साथ में मैं पूरे कागज दे देता हूं, आप उनको एक बार देख लीजिए। उसका वीडियो का हमने ट्रांसक्रिप्शन निकाले हैं पूरे, उसी के साथ में पुलिस को साझा किए हैं। उसमें वो कई बार रोगों की शिनाख्त करते हैं, रोगों का क्योर बताते हैं। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के तहत ये कानूनन अपराध है। ठीक है, अब मैं इस पे एक बात कहूं सर। किया गया है ऐसा कहते हैं श्याम मानव जी, इस पे मैं आपको एक बात करूं। एक बात सुनिए। अच्छा बोलिए। अब ये बात मुझे पूरी करने दीजिए। बोलिए बोलिए। वो कहते हैं कई जगह पर अपने भक्तों को कहते हैं जो उनके पास में दिव्य दरबार में आते हैं
कि आपको टोटका किया गया है। टोटका किया ऐसा कहना यह कानूनन अपराध है। जादू टोना विरोधी कानून के तहत टोटका किया, जादू टोना किया, भूत लगाया, यह कहना अपराध है। यह अपराध उन्होंने बार बार रिपीट किया है। फिर वो कहते हैं कि आपके यहां पितर है, उसका कोप है, इस कारण आपको ये बीमारियां हुई। ये भी जादू टोना विरोधी कानून के तहत 8वां अनुसूची का कलम है, उसके अनुसार अपराध है। ये कई बार 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 उल्लंघन करते हैं उसका। आप प्लीज कानून को पढ़िए, मैं कानून की कॉपी भी भेज देता हूं आपके व्यक्ति के साथ में। मैं आपकी बात मान गया। अगर कोई दिक्कत हो तो मेरे साथ शांति से बात कीजिए, मैं समझ शांति से लीजिए ही कर बात रहा हूं को। सर। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, कोई झूठे आरोप नहीं मैं करता हूं। आपसे ये 40 पूछ रहा साल से हूं, इस दो काम तीन में बातें हूं साहब सर। जी। आपने कहा कि वो बीमारी बता देते हैं या वो पितरों की बात कर लेते हैं। सर इस देश में आप नहीं मानते होंगे, मुझे नहीं पता आप भगवान को पूजते हैं नहीं पूजते हैं। आप गांव मोहल्ले कहीं भी चले जाइए, आपको 90% आबादी ऐसी बोलती हुई, ऐसी बताती हुई मिल जाएगी कि मेरे पितरों में ऐसा हुआ, इसको तुम्हारे बच्चे को नजर लग गई है इसलिए ऐसा हो रहा है। आप क्या इस देश के 90% आबादी को जेल में डाल देंगे? क्या इस देश में धर्म मानना, क्या भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ये मंत्र जपना और इससे तुम पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, ये कहना अपराध की श्रेणी में आता है? जी नहीं, अभी आपने पहली बात कही थी, उसको कंप्लीट करेंगे। लोग कहते हैं नजर लगी है, टोटका किया है, 90% लोग मानते हैं और सैकड़ों लोग हर साल उसमें मारे जाते हैं। इस दुनिया में कोई टोटका नहीं कर सकता है, कोई किसी को नजर नहीं लगा सकता है, इसके बावजूद लोग मारे जाते हैं। फॉरेन में विच हंटिंग होती थी, विच है कर उनको जलाया जाता था, कानून से वो बंद किया गया। हमारे यहां हमने अभी रोकना नहीं चाहिए क्या? नहीं, अगर कोई जादू टोना कर नहीं सकता कोई किसी को तो किसी ने जादू टोना किया, हंटिंग कर रहा है तो जरूर रोकना चाहिए, मार डालना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है करो, ना, हमारे देश में भी हो हनुमान रहा है ना चालीसा का साहब जी। पाठ करो और साथ में डॉक्टर को हनुमान भी चालीसा का यहाँ कोई तो- संबंध नहीं है। नहीं, हनुमान चालीसा ही वो बोल रहे हैं भाई। मैं अभी उनके बागेश्वर धाम गया था, हनुमान आपको चालीसा पता है का सर, कोई वहां संबंध क्लिनिक नहीं खुला है। हुआ है और वहां वो यही बताते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करो। क्या हनुमान चालीसा में आप हनुमान चालीसा को मानते हैं? आप अभी बात को दूसरी जगह ले मैं जा कहीं नहीं ले जा रहा सर। जिस बात के क्या बारे में आप मेरा हनुमान कोई चालीसा को objection नहीं, मानते हैं जिसके सर? बारे में मुझे कुछ कहना ही नहीं है। क्या आप हनुमान वहां चालीसा ले को जा मानते हैं सर? देखिए यहाँ बात क्या हो रही है, बिल्कुल इसी बात की बात हो रही आप है सर। इसको मानते हैं, उसको मानते हैं, ये बातों में आप अटक के रहेंगे? नहीं, कि मैं आगे बिल्कुल नहीं चलेंगे? अटक रहा। मैं जानना चाहता हूं क्या नहीं, आप मैं हनुमान किसको चालीसा मानता का हूं, पाठ इसके करते बारे में हैं? आप अटक के रहेंगे? क्या आप आगे हनुमान चलेंगे? चालीसा को मानते हैं सर? क्या आप कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं? क्या आप हनुमान चालीसा को क्या आप मानते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं? क्या आप हनुमान चालीसा को मानते हैं? क्या आप कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं मैं कि नहीं मानते कॉन्स्टिट्यूशन हैं? को मानता हूं, इसीलिए आप नागपुर कॉन्स्टिट्यूशन कमिश्नर को की मानते हैं कि रिपोर्ट नहीं को मानते? सही मानता हूं। आप कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हो ना? मानते, तो इसलिए नागपुर कॉन्स्टिट्यूशन में कमिश्नर मैंने की क्या रिपोर्ट को मानना है गलत और क्या मानते नहीं हैं। मानना है, ये अब मेरा मेरा व्यक्तिगत सवाल, क्या अधिकार आप है। हनुमान चालीसा को मानते हैं? हाँ, मैं जाहिर तरीके से कह रहा हूं। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को मानते होते और कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ी होती तो ये सवाल ही मुझसे नहीं पूछते। नहीं, आप हनुमान चालीसा को क्योंकि मानते मुझे हैं नहीं? क्या मानना है, क्या नहीं मानना है, कॉन्स्टिट्यूशन किसी धर्म को मानना है, किसी धर्म को नहीं मानना है, ये भी अधिकार मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया अरे है। तो बिल्कुल दिया ये है। अगर आपको पता नहीं है तो मैं क्या करूं? अगर कॉन्स्टिट्यूशन कैसे धर्म को सवाल मानने पूछते का हो आप? अधिकार दे रहा है कैसे पत्रकार हो आप? सर मेरा प्रश्न तो सुनिए। कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन धर्म को मानने का अधिकार देता है, तो वही धर्म कई बार लोग सवाल पूछते हैं, भगवान का साक्ष्य क्या है, भगवान का प्रूफ क्या है? आप जिस महाराष्ट्र में बैठे हैं वहां लोग शिरडी में जाते हैं, भभूत लगाते हैं, उसका क्या प्रमाण है? फिर बोलिए कि धर्म को भी हटाइए, धर्म का कोई प्रमाण नहीं, भगवान का कोई प्रमाण नहीं। साहब जी, जिसको शिरडी में जाना है, शिरडी के साईं बाबा को मानना है, हनुमान चालीसा को मानना है, उनको सबको अधिकार है। बस बागेश्वर सरकार को नहीं मानना है। ऑब्जेक्शन उठा नहीं सकता हूं। कानून कहां हस्तक्षेप करता है? जादू टोना किसी ने किया, करनी किया, भूत लगाया,
ये कहना कानूनन अपराध अरे भाई, है। लेकिन जो कार्यक्रम और ये हुआ अपराध नहीं, वाला जो आपको कानून कैसे बना पता है, वो वहां भूत भगा कॉन्स्टिट्यूशन के देंगे? आधार पर बना है। अरे भाई, जहां कार्यक्रम हुआ नहीं उसमें आप कह रहे हैं भूत भगा देंगे, पहली बात। दूसरी भूत बात, भगाने की बात ही श्याम नहीं कर मानव रहा हूं। जी, श्याम मानव जी, दूसरी बात, आप बार बार ये कह रहे हैं कि मैं भूत भगाने की बात आप बागेश्वर आप सरकार बात का को- टेस्ट देखिए, लेंगे। आप कह रहे हैं बागेश्वर मैं हिंदी सरकार में का बात टेस्ट कर रहा लेंगे, हूं, आप हिंदी में सुन रहे हैं। एक कमरे में 10 मोबाइल नंबर लिखकर रख देंगे और वो बताएं। 10 मोबाइल नंबर का भूत भगाने से तो कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं बोला है मैंने। फिर से आप हिंदी भाषा को आप, भाई मैंने ऐसा कहा कि वो उनका दावा है, उनका दावा है, उनका दावा यह है कि वो लोगों के मोबाइल नंबर बता सकते हैं। उसके वीडियोस मैं आपको भेज सकता हूं। तो हमने इतना ही कहा कि आप मोबाइल नंबर बताइए। पंडोकर महाराज ने कहा मैं मोबाइल नंबर नहीं बताऊंगा, मैं बैंक का अकाउंट नंबर बताऊंगा। मैंने कहा ठीक है, आप बैंक का अकाउंट नंबर बताइए। जो आप कह सकते हैं, उनके दावे वही आधार दिया। मैंने 10 मोबाइल रखने की बात नहीं की, मैंने 10 चीजें रखने की बात की है। वो 10 चीजें उनको पहचाननी है। कई लोग आप मोबाइल पर नंबर आरोप उस व्यक्ति लगाते का हैं। कहने वाले हैं। वो वो कहेंगे मैं मोबाइल नंबर नहीं बता सकता, तो मैं निकाल डालूंगा वो शेयर। देखिए, कोई आपकी बात बातें जो हैं आपके आधार से मैच नहीं हो रही सर। या तो भगवान का भी आप सबूत मांगिए। आप कहिए ठीक है जो ना। भगवान के पास श्रद्धा में सिर झुका रहा है और विश्वास कर रहा है, अरे चमत्कार भाई होगा, साहब। वो भी चमत्कार है। और नहीं तो भाई फिर उस साहब, भगवान का हमारी- रास्ता दिखाने अभी वाले एक बात हनुमान मेरी भी चालीसा थोड़ी का सुन पाठ लीजिए। करो, इससे फायदा होगा, ये बताने वाला कैसे झूठा और फ्रॉड होगा, ये नहीं समझ में आ रहा। दूसरा, आप बता नहीं पा रहे वो फ्रॉड क्या करते हैं। मैंने सीधा सवाल आपसे किया है, मैंने सीधा सवाल आपसे किया है कि हनुमान चालीसा के बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है, मैं कुछ कह नहीं रहा हूं। साईं बाबा क्या मैं करते कह थे रहा हूं सर? कि जादू टोना विरोधी कानून सर, के साईं तहत बाबा किसी क्या ने करते थे? गुटखा किया, जादू टोना किया। भाई साईं बाबा से क्या मेरा लेना देना? क्यों है नहीं जी? लेना देना सर? साईं बाबा में लाखों लोगों, मैं करोड़ों क्यों लोगों साईं का बाबा के विश्वास बारे में है। अभी बात करूंगा? वो भी तो आप बात को महाराष्ट्र क्यों से ही भटका है। रहे हो? है ना तो जी, कई लोगों का कई लोगों पर विश्वास है। हाँ, तो फिर तो वहां कहां अपन जा रहे हैं? क्यों नहीं जा रहे हैं? यही तो मैं पूछ कानून रहा हूं, में वहां अटका क्यों हूं। नहीं जा रहे? मैं कानून की बात केवल वहां कर क्यों रहा हूं। नहीं जा रहे? यही तो पूछ रहा हूं मैं आपसे। नहीं जा रहा हूं, नहीं क्यों जाना नहीं है जा मुझे। रहे हैं? इसका मतलब आप धीरेन्द्र शास्त्री भाई को टारगेट जहां कर रहे आदमी हैं। जिंदा नहीं है वहां मैं जाता नहीं हूं। आप टारगेट कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री को, हिंदू धर्म को। धीरेन्द्र शास्त्री कौन होते हैं जी? मैं तो उनको जानता तक नहीं था। आपको भी वो लोग नहीं जानते थे। नागपुर लोग कह रहे हैं को आने के आपने पहले मैं लोकप्रियता के लिए उनको ये सब जानता किया, तक आपको नहीं। सिक्योरिटी मिल गई। ठीक है, आपको जो कहना है कीजिए। महाराष्ट्र के लोग मुझे बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। आप नहीं जानते, आपकी वीसी दुनिया बाबू जी। महाराष्ट्र तक सीमित है। 40 बागेश्वर सालों से सरकार को काम कर दुनिया, रहा हूं, 20 देश सालों में से दुनिया में पत्रकार लोग रहा जान हूं। रहे हैं। हो सकता है आपको इससे दिक्कत हो रही हो। ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है ना। मुझे क्या प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। कई लोगों को वो लगता है आप महाराष्ट्र में राहुल नहीं गांधी आते की तो ये भारत बात ही जोड़ो नहीं आती यात्रा ना। में गए थे। और आप भी मुझसे सवाल बागेश्वर नहीं सरकार पूछते। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, इससे बीजेपी को फायदा हो सकता है, इसलिए आप उसका उनके क्या पीछे पड़ संबंध है? गए। अभी यहाँ पे मैं भारत जोड़ो की यात्रा में गया था, राहुल गांधी के इमरजेंसी में जेल में गया था, इंदिरा गांधी का विरोध कर कर। ये सब चीजें मैं करते आया हूं। नहीं, लोगों को लगता है उससे हो सकता है बीजेपी को फायदा हो। ये बात आपको उसका क्या पसंद नहीं आ संबंध रही। है? ठीक है ना, बीजेपी के लोगों के साथ में मैं जेल में था ना। अरे तो उसको वो तो जनसंघ 75 में कहते थे ना थे। सर। अब तो बहुत इंदिरा वक्त गांधी बदल का गया, विरोध बहुत किया था, पानी तब तो बह मैं गया। विद्यार्थी था, अब तो आप जेल में राहुल था। गांधी के साथ हैं। यानी आपका कहने का मतलब है कि राहुल गांधी जी के दादी जी का जो विरोध किया मैंने विद्यार्थी दशा में और मैं जेल में गया था, तो वो बात बिन महत्व की है। और मैं राहुल गांधी की यात्रा में गया, वो बात महत्व की है। हाँ, तो हम आज में जी रहे हैं। यानी इसका मतलब ऐसा है हम कि आज जब में मुझे जी रहे हैं। लगता है हम कि आज politically- आपसे बात कर रहे हैं, तो हम क्या बात पॉलिटिकली करें जो फिर अच्छी आपसे? चीज हो रही है उसका समर्थन करना है तो मैं समर्थन करता हूं, विरोध करना है तो विरोध करता हूं। हाँ, तो ये इसीलिए मेरा लोग काम पूछ रहे है, मेरा हैं अधिकार कि भाई है। आप राहुल गांधी के साथ घूम रहे हैं और हो सकता है बीजेपी को हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बाबा से फायदा हो जाए, इसलिए आप हाँ। उनका विरोध कर रहे हैं। भाई देखिए, आज तक तो मैं बीजेपी पे विरोध में खड़ा नहीं हुआ हूं, ना बीजेपी के खिलाफ एक शब्द मैंने कहा है। बीजेपी में मेरे कई अच्छे मित्र हैं, सभी पार्टियों में हैं। राहुल गांधी की यात्रा में मैं गया था तो उस यात्रा का जो विषय था वो मेरे लिए समर्थनीय था, इसलिए मैं गया था। आप भी ऐसा काम करेंगे तो आपके भी समर्थन में मैं आ जाऊंगा। भाई राहुल गांधी का विषय तो ये था कि भाई भारत आप में अगर जो है इंसान को बोलने की जोड़ने की आजादी बात नहीं है, करते हैं तो मैं आ भारत जाऊंगा टूट आपके गया साथ है। तो आप फिर उसको सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं मैं बीजेपी के विरोध में नहीं हूं। वो तो यही कह रहे हैं बीजेपी ने देश को तोड़ दिया, तो फिर आप बीजेपी के साथ कैसे हैं?
अभी आप पॉलिटिक्स ला रहे हैं इसमें। मेरा भी कहना है आप जहां जवाब नहीं दे भारत पाते, आप में कहते हो पहले मामला जो इधर चला बातें गया। अच्छा कही मुझे ये जाती थी, वो बताइए, कहना इतना आसान नहीं रहा अभी। आप जो है साईं बाबा पे नहीं बोलना चाहते, मदर टेरेसा पे बोलना चाहते हैं। मदर टेरेसा क्या करती थी? भाई अभी मदर टेरेसा कहां से आ गई? क्यों मदर टेरेसा को भी आप क्यों वेटिकन ने ऐसे- बोला ऐसी उन्होंने चीजें क्यों चमत्कार निकाल किए रहे हैं? हैं? क्या मदर टेरेसा फ्रॉड थी? वो गलत बात है, मेरा वीडियो उपलब्ध है उस पर। मदर टेरेसा ने जो काम किया उसको भारत ने भारत रत्न दिया, नोबेल प्राइज मिला, ये काम उनका बड़ा है। तो उनको चमत्कार देकर उनको संत पदवी देना, वो भी झूठे चमत्कार लाना, उस पर मैंने वीडियो तभी बनाया है। हाँ, तो मदर टेरेसा को गलत वीडियो अवार्ड मिला ना उपलब्ध है फिर मेरे यूट्यूब चैनल मदर पर। टेरेसा भी लीजिए। आपके हिसाब से चमत्कार नहीं करती थी। बोला ना गलत। हाँ, संत चमत्कार पदवी नहीं गलत करती है, थी, तो ये फिर उस तरीका अवार्ड नहीं का भी है। विरोध कीजिए, उल्टा लोगों को मैंने जाकर तब बताइए मैंने मदर महाराष्ट्र टेरेसा के क्या संत की करती थी। डेफिनेशन दी थी। अरे भाई साहब, वो बाकी बातों के बारे में नहीं कह रहा हूं मैं उनको जो चमत्कार के आधार पर मदर टेरेसा को संत पदवी दी उसके बारे में मैंने विरोध किया। ये बात मैंने जाहिर तरीके से की, टीवी के कार्यक्रम में भी किया। क्यों जाहिर किया? क्योंकि महाराष्ट्र में संत परंपरा उसको कहते हैं कि जो लोगों को चार कदम आगे ले जाता है, समाज को आगे ले जाता है, उसको संत कहते हैं। विनोबा भावे की ये व्याख्या है। लेकिन मैं ये क्या कह रहा हूं सर, और विनोबा भावे का मैं साथी रहा। मदर टेरेसा के खिलाफ आप तो इतनी लंबे वक्त से लड़ाई लड़ रहे हैं इस चीज आप की। दूसरी बात नहीं, आप ले जा इतने रहे हो। लंबे वक्त से लड़ाई अगर लड़ रहे हैं, हाँ, जी। तो आपने मदर टेरेसा के खिलाफ FIR कराई कभी जब वो जिंदा थी? हाँ, FIR किस बात के लिए? अभी आप खुद कह रहे हैं उनका चमत्कार नहीं था, गलत था। आपका दृष्टिकोण और मेरा दृष्टिकोण अलग है। हाँ, तो यही बात तो मैं आपका कह रहा दृष्टिकोण हूँ। और मेरा धीरेन्द्र दृष्टिकोण शास्त्री को अलग आप है। कहते हैं फ्रॉड है, मैंने और अंधविश्वास मदर के टेरेसा काम के को मामले लेकर में इतने सालों से FIR नहीं काम करते, किया वहां है। दृष्टिकोण का मामला हो जाता है। भाई मदर टेरेसा ने कौन सा फ्रॉड किया? जो संत के बारे में पदवी उनको दी गई वो मरने के बाद में दी गई ना। अरे भाई, तब तो वो जिंदा अरे नहीं थी। पर मैं ये कह रहा हूं, और उसका मैंने जाहिर तरीके से पर मैं टीवी ये पर कह ही रहा हूं प्रोग्राम सर हुआ था, उसमें कि- भी मैंने विरोध किया था। पर मैं ये कह रहा हूं कि धीरेन्द्र शास्त्री का फ्रॉड भी तो आप साबित नहीं कर पाए, पर उस आदमी को खुल के फ्रॉड कह रहे हैं क्योंकि वो हिंदू धर्म से जुड़ा है। अरे भाई सीधी सी बात है, जाहिर तरीके से कह रहा हूं, हिंदू धर्म से वो जुड़ा और मैं कैसे जुड़ा हूं? वो मुझे नहीं पता। आपको हिंदू धर्म की व्याख्या मालूम है ना? सर मुझे पता है सुप्रीम हाँ, कोर्ट तो ने सुन लीजिए। हिंदू धर्म को लेकर क्या कहा है। सनातन हिंदू धर्म की जो परंपरा है, सुन लीजिए, अभी 1 मिनट सुन लीजिए ना, आपको मालूम नहीं तो। सनातन हिंदू धर्म की परंपरा है, उसमें आस्तिक परंपरा भी है और नास्तिक परंपरा भी है। चारवाक नास्तिक थे, उसको नास्तिक दर्शन कहते हैं। तो आस्तिक है ना सर, लोकायत नास्तिक थे, उसको आस्तिक है नास्तिक ना, दर्शन कहते हैं। लोग पूजेंगे ना, सांख्य वेदों को लोग मानते मानेंगे थे, ना लेकिन सर, भगवान को नहीं मानते थे। लोग मानेंगे ना। उनको आप आस्तिक कहते हैं सर भूत पिशाच नहीं होता, ये मास हिस्टीरिया है। तुलसीदास जी ने जब लिखा अलग-अलग कि विचारधाराओं भूत की पिशाच परंपरा निकट रही है, नहीं आवे, और ये महावीर सभी जब नाम सनातन परंपराएं सुनावे। हैं। सर जब तुलसीदास जी ने लिखा भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो उसमें भूत पिशाच होता ही मास नहीं है ना, हिस्टीरिया तो था। आएगा कहां से निकट? साहब जी, भूत पिशाच होता नहीं है। तो कम से कम तुलसीदास आप जी तो लिख क्यों रहे थे? 90% लोग नहीं समझ पाते। फिर बोलिए हनुमान चालीसा का विरोध कीजिए ना फिर। भाई तब मानते थे भूत था, पूरी दुनिया 200 साल पहले भूत था ऐसा मानते थे। नहीं, पूरी दुनिया अब भी मानती है सर। भूत नहीं होता इस दुनिया पूरी में। दुनिया अब मुझे भी लगा मानती था है। भूत मांत्रिक ने उतारा था। आप नहीं मानते और उसे दुनिया का हाँ? सत्य मानते हैं। पूरी दुनिया नहीं मानती, साइंस आप का भी जैसे एक लोग वर्ग मानते मानता है हैं। सर, साइंस आप का भी जैसे एक लोग वर्ग मानते हैं, मानता है। पूरी दुनिया कोई नहीं उसको मानती है। एनर्जी से जोड़ता है, कोई दूसरी हाँ? बातें कहता है। लेकिन आपके साइंस साथ का क्या कोई है वर्ग सर, नहीं मानता है। मैं आपको बताऊं पूरी श्याम मानव जी, साइकियाट्री डिपार्टमेंट श्याम इस मानव दुनिया जी, में मैं आपको बताऊं सुन आपके लीजिए, साथ सुन एक दिक्कत लीजिए। यह है कि आप जो अपने आप को ब्रह्म मानकर बैठ गए। आपको आपको ऐसा ये लगता है विषय जो नहीं रहा आप है, जानते इसलिए मैं हैं आपको समझाने वही की परम कोशिश कर सत्य रहा है। हूं। देखिए साहब जी, ये आपको भी कहने का अधिकार है कि आप जो जानते हो आप परम सत्य है। मैं केवल जानकारी देने की कोशिश कर पर रहा आप हूं। जानकारी दे ये नहीं रहे ना सर। साइकियाट्री नाम का जो डिपार्टमेंट है, वो पूरा डिपार्टमेंट ही इस दुनिया में भूत नहीं है ऐसा मानकर काम करता है। अरे पर वो ना माने ना सर। अभी आपने कहा मदर टेरेसा के बारे में कि अपनी अपनी अपना अपना दृष्टिकोण है। करोड़ों लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, वो क्या हवा में मान रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, आप बोलिए फिर मुझे हनुमान कोई चालीसा objection बेकार नहीं, है। उनका फिर अधिकार है, वो हनुमान चालीसा बेकार है, बोलिए फिर। उनका अधिकार है।
उनका अधिकार है। नहीं, उनका अधिकार है, उन्होंने करना चाहिए। हाँ, तो करना चाहिए, तो उनका अधिकार है। वो जा रहे हैं बागेश्वर सरकार के कार्यक्रम में, उनका अधिकार है, उनका अधिकार है। वो लोगों को बैठाकर रामचरितमानस सुना रहे हैं, उनका अधिकार है। हाँ, तो मुझे लोगों को जाने दीजिए। लोगों को कहां ऑब्जेक्शन ले रहा हूं? आप मुझे बताइए, पंजाब में प्रोफेट बजिंदर सिंह है, आपने पंजाब के प्रोफेट बजिंदर सिंह का सुना है नाम? जी नहीं सुना मैंने। तो मैं का नाम सुनना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। अरे भैया सर, वो तो जो कर रहे हैं आपको, आप अगर इतना आप प्रभावशाली हैं, इस बात को लेकर इतने गंभीर हैं कि ये चीजें खत्म होनी चाहिए, आपको तो प्रोफेट बजिंदर के वीडियो आपके पास पहुंच जाने चाहिए थे। जिस तरह की चीजें वो करते हैं, उसका तो 1% भी आपको धीरेन्द्र शास्त्री में नहीं दिखेगा। अभी मुझे मालूम नहीं, तो ठीक है ना, अभी मैं ध्यान दूंगा। यही तो आप पे आरोप लगता है कि आपको हिंदू धर्म दिख जाता है, दूसरे धर्म दिखते नहीं है। यही तो आप पर आरोप है। भाई साहब, अभी क्या करूं, मैं गलती से हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं ना। नहीं, आप पैदा किसी भी धर्म में हो जाते हैं, आप पीछे पड़ गए हिंदू धर्म के, अंधविश्वासी था, वो प्रॉब्लम है। मेरे पिताजी अंधविश्वासी थे, मेरी माताजी अंधविश्वासी थी, मेरे भाई बहन अंधविश्वासी थे, तो सब हमने अंधविश्वास भुगते हैं ना भाई हमारे जीवन में। इसलिए तो 40 साल यही काम कर रहा हूं ना, नहीं तो मैं आप जैसा मस्त टीवी के पत्रकारिता करते बैठता। सर बॉस श्याम मानव जी, इस भ्रम में बिल्कुल मत रहिएगा कि टीवी की पत्रकारिता बहुत मस्त है। हम लोग जितने प्रेशर में काम करते हैं और जिस तरह के माहौल में काम करते हैं, आपको उसका अंदाजा भी नहीं है। मैं पत्रकार था तो पत्रकार ही रहता ना। मैं ये कह रहा हूं, मेरा कहने का मतलब वो नहीं है कि आप तकलीफ नहीं उठाते। मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि मेरे जीवन में जो मैं कर रहा था, वो छोड़ के ये काम क्यों मैं करने लग गया। अच्छी पत्रकारिता कर रहा था मैं, ग्लैमर की पत्रकारिता थी, बहुत तारीफ मिलती थी। ये काम शुरू करने के बाद पहली बार गालियां खाना शुरू किया मैंने। अभी जो ये कार्यक्रम है धीरेन्द्र शास्त्री का, उसमें आप जाएंगे? किस लिए जाने का है? अरे उनको एक्सपोज करने की सिचुएशन क्रिएट करना ये मेरा काम नहीं है। एक्सपोज ऐसा नहीं होता है साहब जी। तो कैसे होता है? भक्तों के सामने टीवी पे इंटरव्यू देने का प्रयास करते हो, टीवी पे इंटरव्यू देने जाते हो, उससे भी नहीं होता है। तो फिर इसीलिए तो चैलेंज किया है फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर। तो आपको डर लगता है इसका मतलब? पत्रकारों के सामने होगा ना। आपको डर लगता है? पत्रकार तो कराए धीरेन्द्र शास्त्री का टेस्ट, आप मान नहीं रहे हो वगैरह, तो ये आप मान नहीं रहे हो। पत्रकार तो टेस्ट कराए, सारे चैनल के पत्रकार टेस्ट कराए, मान लीजिए फिर। नहीं, पत्रकार टेस्ट करे आए। मैंने यही कहा कि ये सब चीजें जो होती है ना, वो एक्सपर्ट की चीजें होती है। मैं अगर कुछ चमत्कार आपके सामने करूं तो आप नहीं पहचान पाएंगे। मैंने कहने के बाद ही आपके ध्यान में कोई चमत्कार दिखाएंगे हमारे लिए, दर्शकों के लिए? मैं अपने कान में चिट्ठियां रखता हूं और 30-40 लोगों की चिट्ठियां बताता हूं। उसका टेक्निक जब तक आपको पता नहीं होगा, आपको नहीं पता होगा। बताइए ना, हमारे दर्शकों के भी तो आंखें खोलिए। ऐसी चीजें की जा सकती है कैमरे के सामने भी, जो एस्टेब्लिश होगी कि ये सच है। ये लेकिन ट्रिक्स होती है। पर वही तो मैं आपसे कह रहा हूं सर, सब ट्रिक्स तो दुनिया की मैंने श्याम मानव जी, मैं आपसे यही तो कह रहा हूं कि आप इतने बड़े एक्सपर्ट हैं, इतने सालों का अनुभव है, आपने धीरेन्द्र शास्त्री के इतने वीडियोस देख लिए, आप बताइए ना वो कहां पर क्या ट्रिक कर रहे हैं, आप वो बता नहीं पा रहे। सीधी बात कह रहा हूं मैं कि वो जानकारी इकट्ठा कर लोगों तक पहुंचाते हैं। अरे कहां से इकट्ठा करते हैं? अब आप मुझे आपका चेहरा बता दीजिए, आपका नाम बता दीजिए, 5 मिनट में मैं आपकी जानकारी दे देता हूं। अरे तो दीजिए ना, मेरी जानकारी। मेरा नाम सुशांत सिन्हा। आज भी नहीं। आप बताइए मेरे बारे में कुछ बताइए आप। अरे क्या है, सीधा आपने डाला आपका सुशांत सिन्हा नाम है और आपका चेहरा पता चल गया। हाँ, तो 2 चीजें पता चल गई। फेसबुक डालो, इधर डालो, उधर डालो, गूगल पे डालो, आपके कितने फुटप्रिंट्स मिल जाते हैं। अरे भाई, पर जिस आदमी को भीड़ से आपको समझाना पर जिस आदमी को भीड़ से उठाकर ला रहे हैं, उसका नाम भी नहीं पूछ रहे और पहले से लिख रखा है, कहां से? ये ऐसा आपको लगता है ना? नहीं, हमको नहीं लगता। ये तो मैंने तो आप ये कह रहे हैं, एक मिनट श्याम मानव जी, समय पर उनके सामने श्याम मानव जी मेरी बात सुनिए। वहां लाखों की भीड़ में से पत्रकारों ने अपनी मर्जी से लोगों को चुना है और उनके बारे में बताया गया है। वही कह रहा हूं मैं, अगर उनमें ये क्षमता है तो आप क्यों उनको लीजिए। अब आप नहीं बता पा रहे वो कैसे किया। अब आप कह रहे क्षमता है तो फिर टेस्ट दीजिए, टेस्ट लेने आप जाएंगे नहीं, आप चाह क्या रहे हैं, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा। आप वहां हाजिर रहिए ना,
आप चाह क्या रहे, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। आप वहां जाएंगे नहीं, आप वो आदमी फ्रॉड क्या कर रहा है ये बताएंगे नहीं, आप हिंदू धर्म को जो है वो पूजा जो है लोग करते हैं, साईं बाबा पे कुछ बोलेंगे नहीं, मदर टेरेसा पे बोलेंगे नहीं, बजिंदर कौन है आपको पता नहीं है आपको, लेकिन सारी बातें जो है वो कहनी भी है, उसका सबूत भी नहीं है। क्या सर? भाई साहब, ये जो आपका मत है वो आपका मत है। मैंने डायरेक्टली चैलेंज किया है, पुलिस में कंप्लेंट दी है, आगे का काम पुलिस का है, पुलिस नहीं करेगी तो कोर्ट का है। हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार मैं काम करता हूं। नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा आपको सुन के, मुझे नहीं लग रहा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन का क भी मानते हैं। आप अपने आप को ब्रह्म मानते हैं, ये तो सत्य है। आपकी स्वतंत्रता है, किसी को नहीं मानते, स्वतंत्रता नहीं आप किसी को नहीं मानते, सीधी सी बात इतनी, आप किसी को नहीं मानते, ये तो मैं देख लिया इतनी देर में। आप बस ये मानते कि जो आपने कह दिया उसका कोई सबूत ना भी रखे तो भी वही सत्य है। सवाल ही नहीं आता ना। अरे भाई मैं कह रहा हूं, सुनिए श्याम मानव जी, इस कहानी में दो किरदार साहब जी, अभी सर मेरी बात सुनिए, लास्ट लाइन, इसके बाद मैं बहस नहीं करूंगा आपसे। दो किरदार, श्याम मानव, धीरेन्द्र शास्त्री। धीरेन्द्र शास्त्री पर आपने प्रश्न उठाए, धीरेन्द्र शास्त्री ने दसियों चैनल पर उनको मौका देकर अपने दसियों टेस्ट दिया और उसमें पास हो गए। अब हमारे सामने श्याम मानव हैं जो एक बार भी नहीं बता पा रहे कि धीरेन्द्र शास्त्री फ्रॉड क्या करते हैं, एक सबूत नहीं रख पा रहे, लेकिन वो चाहते हैं कि दुनिया उनको ही माने, दुनिया उनकी बात सुने और इनको गिरफ्तार कर लिया जाए। क्यों रिपीट किया है कि धीरेन्द्र शास्त्री जो टेक्निक उपयोग में लाते हैं वो मुझे पता होगा ही, ऐसा नहीं है। इसीलिए उनको कोई भी टेक्निक उपयोग करने की गुंजाइश मैं रखूंगा नहीं। इस ढंग से पूरी चुनौती की प्रक्रिया कंडक्ट करूंगा। और उन्होंने अपने आप, उनको जो दावा है दिव्य शक्ति से उनको पता चलता है, वो दावे के अनुसार वो दिव्य शक्ति से ये जानकर बता दे, दूध का दूध पानी का पानी। मैंने तो जाहिर किया है कि अगर वो जीतते हैं तो उनके चरणों पर माथा टेकूंगा, आप जो कर रहे हैं और अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का काम हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। आप ये तो मैंने बार बार कहा है। दुनिया टेस्ट देगी, आपको टेस्ट नहीं देंगे, पहली बात तो ये। दूसरी बात, आप जो कर रहे हैं वो एग्जैक्टली अभी वही नजर आ रहा है जो इस देश का ऑपोजिशन करता है। ईवीएम हैक हो सकता है, ईवीएम जो है लूटा जा सकता है, ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन ईवीएम में होता क्या है ये हैकाथॉन में जाकर वो बता नहीं पाते। सेम एग्जैक्टली आप कर रहे हैं, आप कोई टेस्ट नहीं दे रहे कि धीरेन्द्र शास्त्री क्या गलत कर रहे हैं। आपके पास महान अनुभव है, सालों का अनुभव है, लेकिन आपको कुछ पता नहीं। चलिए, आवाज भी चली गई, लेकिन जितना हमने सुनना था, जितना लोगों तक पहुंचाना था, पहुंचना था, सब पहुंच गया और लोगों को भी पता चल रहा होगा कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। ये वो श्याम मानव हैं जो लगातार धीरेन्द्र शास्त्री को फ्रॉड बताते हैं। हमें लगा इनसे सुनना चाहिए, इन्हें मंच देना चाहिए, शायद कुछ बातें ऐसी बता दें जो हमें नहीं दिख रही हो, लोगों को नहीं दिख रही हो। लेकिन आपने सुना वो हर बार सवाल इधर से उधर बचते रहे सवाल से और खुद मान गए कि उनको पता नहीं कि धीरेन्द्र शास्त्री जो करते हैं वो कैसे करते हैं। और मैंने इस कार्यक्रम में बार बार कहा है, ऐसा नहीं कि इस देश में धोखा देने वाले संत बाबा नहीं हैं। हर धर्म में उनकी खिलाफत होनी चाहिए, उनको एक्सपोज किया जाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं धीरेन्द्र शास्त्री जी को भी एक्सपोज कर दीजिए, लेकिन कोई करे तो। न्यूज चैनल वाले गए, वहां कुछ पता नहीं चल पाया, इनको मौका दिया, ये कुछ नहीं बता पा रहे। जिस दिन आप बता दोगे कि वो क्या फ्रॉड कर रहे हैं, मैं खुद अपने चैनल पर चला दूंगा, लेकिन बता कोई पा नहीं रहा और कह रहा अरेस्ट कर लो। लेकिन पाठशाला में बात संसद में मचे हंगामे की। ये तो धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर जो हंगामा हुआ, संसद में अलग हंगामा चल रहा है। बहुत लोग जानना चाहते हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पुराना बयान उनकी कुर्सी तक ले सकता है, और क्या राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाएगी या पीएम मोदी की टेंशन बढ़ेगी। अब इसका चल आज एक बार फिर संसद की कार्रवाई हंगामे में निकल गई। आज लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो कांग्रेस के सांसद वेल में आकर नारा लगाने लगे और राहुल गांधी को बोलने का मौका दो, ये नारे लगने लगे। दूसरी तरफ बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी से लंदन में दिए गए उनके बयान पर माफी की मांग के साथ नारेबाजी की। राज्यसभा में भी यही चला, कार्रवाई हो नहीं पाई। आज लोकसभा की कार्रवाई के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसे लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। कांग्रेस सांसदों ने आज लोकसभा के वेल में आकर नारेबाजी की और कांग्रेस सांसद राहुल जी को बोलने दो की नारेबाजी की। उस दौरान अचानक लोकसभा की कार्रवाई का ऑडियो आना बंद हो गया। इसे लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि संसद में विपक्ष की आवाज को ऐसे ही म्यूट किया जा रहा है। हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं कि ये एक टेक्निकल गलती थी,
ऐसा जानबूझकर नहीं किया गया। हर दिन सांसदों की नारेबाजी की फुटेज लाइव टेलीकास्ट होती है। कल ही राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर से मिलकर लोकसभा में बोलने का वक्त मांगा था। राहुल गांधी ने कहा था कि उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उसका जवाब वो संसद में देंगे, लेकिन आज भी संसद के अंदर हंगामा ही होता रहा। राहुल गांधी तो नहीं बोल सके, लेकिन राहुल गांधी पर मचे हंगामे के जवाब में कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस ले आई। मतलब राहुल गांधी, जिन पर खुद ही विशेषाधिकार हनन का नोटिस चल रहा है, उस पर सुनवाई चल रही है, अब पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी विशेषाधिकार का हनन का नोटिस ले आई। कांग्रेस के सांसद हैं केसी वेणुगोपाल, उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आगे बढ़ाया। उन्होंने राज्यसभा के सभापति को नोटिस में आरोप लगाया कि पीएम नरेंद्र मोदी के राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ अपमानजनक, मानहानि करने वाली भाषा का इस्तेमाल किया गया। कांग्रेस ने अपने नोटिस में प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि जवाहरलाल नेहरू की पीढ़ी उनका सरनेम क्यों नहीं लगाती। एक बार आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान सुनवा देता हूं जिस पर कांग्रेस को आपत्ति है और उसने विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव रखा है। इसके बाद आगे की बात बताऊंगा कि क्या यह बयान पीएम मोदी के लिए कोई मुश्किल खड़ी कर सकता है या नहीं। किसी कार्यक्रम में अगर नेहरू जी के नाम का उल्लेख नहीं हुआ तो कुछ लोगों के बाल खड़े हो जाते हैं, उनका लहू एकदम गर्म हो जाता कि नेहरू जी का नाम क्यों नहीं दिया। आदरणीय सभापति जी, मैं बहुत आश्चर्य होता है कि चलो भाई, हमसे कभी छूट जाता होगा नेहरू जी का नाम, और छूट जाता होता होगा हम ठीक भी कर लेंगे क्योंकि वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने से, क्या शर्मिंदगी है। इतना बड़ा महान व्यक्तित्व अगर आपको मंजूर नहीं है, परिवार को मंजूर नहीं है और हमारा हिसाब मांगते रहते हो। अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इससे सोनिया गांधी, राहुल गांधी की मानहानि हो गई, उनका अपमान हो गया। भाई इसमें तो पहली बात तो जब सुनवाई के लिए मामला आएगा तो यह होगा कि भाई नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी का तो नाम ही नहीं लिया। उन्होंने कहा उनकी पीढ़ी में, और वो तो कह रहे हैं कि सरनेम क्यों नहीं लगाते, ये तो महान व्यक्ति थे नेहरू जी, इसमें अपमान कैसे हुआ। लेकिन एक कमाल की बात यह भी देखिए, पीएम मोदी के बयान के कितने दिन बाद कांग्रेस ये प्रिविलेज मोशन लेकर आई है। जरा आपको यह भी देखना चाहिए कि यह सब कितने दिन बाद हो रहा है। पीएम का बयान किस दिन का है आपको पता है? 9 फरवरी का है। 9 फरवरी 2023 को पीएम ने संसद में यह बयान दिया जो अभी आपको सुनवा रहा था। कांग्रेस जो है प्रस्ताव लाई विशेषाधिकार हनन का, वो लेकर आई है कब? वो आज लेकर आई है 17 मार्च को, 17 मार्च 2023। यानी कितने दिन बाद इस प्रस्ताव को लाया गया है? कितने दिन बाद? 37 दिन बाद कांग्रेस पार्टी को यह समझ में आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो उस दिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी का अपमान कर दिया था। यह समझने में कांग्रेस को 37 दिन लग गए। सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मानहानि हो गई, यह समझने में कांग्रेस पार्टी को 37 दिन लग गए। बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ जो विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव रखा था वो अगले दिन रख दिया था। कांग्रेस पार्टी को यह समझने में कि उनके बड़े बड़े नेताओं का अपमान कर दिया पीएम मोदी ने, इस पे तो विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव बनता है, 37 दिन लग गए। इतना स्लो तो अपने यहां इंटरनेट भी नहीं चलता भाई, जितना स्लो कांग्रेस पार्टी चल रही। बीजेपी भी राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाई थी। 7 फरवरी को राहुल गांधी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बिना सबूत दिए पीएम मोदी के खिलाफ आरोप लगाए थे। 8 फरवरी को विशेषाधिकार हनन का नोटिस आ गया था।
जिसके बाद राहुल के बयान के कुछ हिस्से कार्रवाई से हटा भी दिए गए थे। प्रिविलेज कमेटी ने राहुल गांधी से 15 फरवरी तक सफाई देने के लिए कहा। अभी भी प्रिविलेज कमेटी में सुनवाई चल रही है। राहुल एक बार अपना जवाब दे चुके हैं। इस मामले में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिकायत की थी। निशिकांत दुबे ने संसद में राहुल गांधी के खिलाफ विशेष समिति बनाने और उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म करने की मांग की। निशिकांत दुबे 10 मार्च को प्रिविलेज कमेटी के सामने अपना पक्ष रख चुके हैं। अगले हफ्ते प्रहलाद जोशी इस मामले में अपना बयान दे सकते हैं, जिसके बाद राहुल गांधी को फिर से बुलाया जा सकता है। तो मोटे तौर पर 37 दिन बाद अगर कांग्रेस पार्टी के किसी नेता को यह लगा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव बनता है, तो राजनीतिक हलकों में चर्चा इस बात को लेकर है कि ये राहुल गांधी पे जो प्रेशर बन रहा है कि वो माफी मांगे जो उन्होंने विदेश में बयान दिया उसको लेकर, उसके काट के तौर पर इस्तेमाल किया गया। मतलब काउंटर अटैक कर रही है कांग्रेस पार्टी, ये देखो हम तो पीएम को भी खींच के ले आए इसमें। लेकिन आज मैं आपको बताता हूं कि ये प्रिविलेज मोशन या विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव होता क्या है। ये आज आपको जानना चाहिए, डिटेल में समझना चाहिए। देखिए, जब भारत का संविधान अपनाया गया तो उसमें वी द पीपल लिखा गया, जिसका साफ मतलब था कि भारत के लोग ही सब कुछ हैं और वो जिन नेताओं को चुनकर संसद भेजते हैं वो सांसद संसद में लोगों की आवाज बनते हैं। और जनता की ये आवाज कोई दबा ना सके, इसके लिए सांसदों को कुछ विशेष अधिकार दिए गए। संविधान के तहत संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को कुछ विशेष अधिकार मिलते हैं ताकि वो अपनी ड्यूटी को सही तरीके से निभा सके। संविधान के आर्टिकल 105 में इन विशेष अधिकारों का जिक्र किया गया है। गौर से सुनिए। संसद के नियमों का पालन करते हुए संसद के अंदर अपनी बात रखने की आजादी होगी सांसदों को, लेकिन ऐसा नहीं कि सांसद कुछ भी ऐसा बोल दें जिससे देश की शांति भंग हो, देश की प्रभुता, अखंडता या लोक व्यवस्था भंग हो, राष्ट्रों के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप खराब ना हो, किसी की मानहानि ना हो। यह सब ध्यान में रखना हो। सदन के अंदर कही गई बातों पर लीगल एक्शन नहीं होगा। यह भी सांसदों को एक सेफ्टी दी गई है कि आप संसद के अंदर जो वो कह रहे हैं उस पर कोई लीगल एक्शन नहीं हो सकता, अरेस्टिंग वगैरह नहीं हो सकती। बिना स्पीकर की अनुमति के किसी भी सदस्य की गिरफ्तारी नहीं होगी, यह भी प्रावधान किया गया। जैसे सदस्य के अधिकार होते हैं, सांसद के अधिकार होते हैं, वैसे ही संसद के भी कुछ विशेष अधिकार होते हैं। स्पीकर किसी भी समय पर किसी सांसद की तरफ से दिए गए बयान की जांच करा सकते हैं। अगर बयान सदन के नियमों के खिलाफ होते हैं तो स्पीकर सांसद के ऊपर एक्शन ले सकते हैं और एक्शन के तहत बयान को संसद की कार्रवाई यानी रिकॉर्ड से हटाया जा सकता है, जैसा कि राहुल गांधी के मामले में हुआ। किसी भी सदस्य को पूरे कार्यकाल के लिए सस्पेंड तक किया जा सकता है, उसकी सदस्यता रद्द हो सकती है। सदन की अवमानना होने पर किसी भी सदस्य को समन करने का अधिकार है स्पीकर के पास। यानी किसी सांसद के खिलाफ अगर मामले साबित हो जाएं, स्पीकर को लग जाए कि यहां यह विशेषाधिकार का हनन हुआ है, तो उसकी सदस्यता जा सकती है। यानी पीएम मोदी के खिलाफ जो विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आया है, वो अगर ऐसा हो जाए कि भाई सही मान लिया जाए तो पीएम की सदस्यता जा सकती है, वो सांसद नहीं रहेंगे। यानी कुर्सी तक पर खतरा आ सकता है। लेकिन क्या ऐसा होगा, इस पर आगे आऊंगा। सांसदों को विशेष अधिकार या विशेष आजादी तो मिलती है, लेकिन हर अधिकार और आजादी के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी जुड़ी होती। कोई भी सांसद बिना तथ्य के कोई भी आरोप नहीं लगा सकता, वो अपमानजनक भाषा नहीं बोल सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो वो सांसदों के ब्रीच ऑफ प्रिविलेज या विशेषाधिकार हनन का दोषी माना जाएगा। दोषी साबित करने के लिए इसी विशेषाधिकार का इस्तेमाल कर प्रिविलेज मोशन लाया जाता है। मतलब आप कहते हैं कि देखिए, इन्होंने ये जो हमको विशेष अधिकार मिला हुआ है इसका हनन कर दिया, इन पर एक्शन होना चाहिए। जैसे राहुल गांधी के मामले में कहा गया कि इन्होंने सबूत नहीं रखे, इन पर एक्शन लीजिए। लोकसभा की रूल बुक के चैप्टर 20 का रूल नंबर 222, यानी अगर आप लोकसभा में देखेंगे, ये सब डिटेलिंग में जाइएगा तब ना अगली बार आपको कोई बताएगा प्रिविलेज मोशन आया तो दिमाग की बत्ती भौंक से जल जाएगी। अच्छा, ये हुआ है। इसमें चैप्टर नंबर 20 है, रूल नंबर 222, ये लोकसभा के लिए। और राज्यसभा के लिए क्या है? राज्यसभा के लिए है चैप्टर नंबर 16 और रूल नंबर है
187। ये दोनों रूल कौन से हैं? ये दोनों जो हैं प्रिविलेज मोशन यानी विशेषाधिकार हनन से जुड़े हुए नियम, लोकसभा में चैप्टर 20 रूल 222, राज्यसभा में चैप्टर 16 रूल 187। अब इसमें है क्या? संसद में किसी भी सदस्य को अगर यह लगता है कि किसी सदस्य या सदन या कमेटी के विशेषाधिकार का हनन हुआ है तो वो प्रिविलेज मोशन ला सकता है इन नियमों के तहत, और इसके लिए उसे स्पीकर की इजाजत लेनी होगी। ऐसा नहीं कि अपने मन से बोल दी कि हो गया, तुमने विशेषाधिकार का हनन कर दिया है। नहीं, स्पीकर को आपको बोलना होगा कि मुझे ऐसा लगता है। स्पीकर बोलेगा कि हां लग रहा है ऐसा, तो लाइए आप मोशन, तब होता है। प्रिविलेज मोशन किसी ताजा घटना से जुड़ा होना चाहिए, नहीं कि अब 2 साल पुराना निकाल के ले आए। जब कोई सदस्य लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के चेयरपर्सन को प्रिविलेज मोशन का नोटिस देता है तो स्पीकर या चेयरपर्सन पहले उसे अपने लेवल पर देखते हैं। प्रिविलेज मोशन लाने वाले सदस्य को विशेषाधिकार हनन से जुड़े सारे सबूत रखने होते हैं कि उसको क्यों लग रहा है कि यह प्रिविलेज मोशन आना चाहिए। यह विशेषाधिकार हनन से जुड़ी फर्स्ट लेवल ऑफ स्क्रूटनी होती है, जब स्पीकर देखते कि अच्छा ऐसा हुआ है। फिर स्पीकर या तो प्रिविलेज मोशन पर खुद फैसला लेते हैं या फिर संसद की प्रिविलेज कमेटी को मामला भेज सकते हैं कि जरा आप लोग देखिए, मुझे तो लग रहा है कि सुना जाना चाहिए, आप एक बार देखिए। अब आप कहेंगे प्रिविलेज मोशन के दायरे में सिर्फ संसद के सदस्य आते हैं या और भी? सिर्फ संसद के सदस्य ही नहीं आते, बल्कि यह किसी के खिलाफ भी लाया जा सकता है। एक बार प्रिविलेज मोशन को स्पीकर मंजूर कर लेता है, उसके बाद इसे प्रिविलेज कमेटी के पास भेज दिया जाता है। अब कमेटी में कौन होता है? प्रिविलेज कमेटी में लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं, और ये अलग अलग पार्टी से होते हैं। जिस सदस्य के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जाता है उसे प्रिविलेज कमेटी के सामने अपनी बात रखने का मौका मिलता है। किसी सदस्य के विशेषाधिकार का हनन किया है, यह जानने के लिए प्रिविलेज कमेटी यह देखती है कि क्या सदस्य ने गलत बयान देकर सदन को गुमराह किया, क्या यह बयान जानबूझकर दिया गया, यानी किसी भी सांसद के किसी भी गलत बयान को विशेषाधिकार का हनन नहीं कहा जा सकता। बयान के पीछे का मकसद भी साबित होना चाहिए। गलती से दिया गया कोई बयान विशेषाधिकार हनन की कैटेगरी में नहीं आता। अगर प्रिविलेज कमेटी किसी सांसद को विशेषाधिकार हनन का दोषी पाती है तो सदस्य को इसके लिए पहले तो चेतावनी दी जा सकती है। होता क्या क्या है, अगर आप प्रिविलेज मोशन आया और इसके दोषी हुए, दोषी होने पर क्या क्या होता है जो प्रिविलेज मोशन का, मान लीजिए अभी राहुल गांधी हो जाए तो क्या होगा? तो एक तो पहले चेतावनी दी जा सकती है कि बॉस आइंदा से ऐसा मत कीजिएगा। तो एक तो ये होता है। इतना ही नहीं, सस्पेंड भी किया जा सकता है कि बॉस आप कुछ दिन घर बैठिए, सोचिए कि आप संसद में कर क्या रहे हैं। तीसरा, माफी के लिए कहा जा सकता है कि माफी मांग लीजिए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति विशेषाधिकार हनन का दोषी पाया गया जो सदन का सदस्य नहीं है तो उस मामले में क्या होता है? भाई ये जो संसद के अंदर है उनमें अरेस्ट होने का तो प्रावधान है नहीं, तो वो यही होता है, चेतावनी दीजिए, सस्पेंड दीजिए, माफी का मांग लीजिए। जो बाहर का है उसको गिरफ्तार भी किया जा सकता है, क्योंकि उसको गिरफ्तारी के लिए छूट तो मिली नहीं है कि गिरफ्तारी नहीं होगी, तो उसको समन किया जा सकता है, गिरफ्तारी हो सकती है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मामला बनता है या नहीं बनता, पहले तो यह स्पीकर तय करेंगे, या राज्यसभा में दिया गया है तो वहां पर तय होगा कि भाई क्या यह मामला बनता है या नहीं। और पहली नजर में जब आप जानकारों से, कुछ लोगों से मैंने पूछा कि क्या आपको लगता है पीएम ने जो कहा उस पर प्रिविलेज मोशन बनता है, तो कईयों ने कहा कि चूंकि उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी का नाम तो लिया नहीं, उन्होंने सिर्फ इतना पूछा कि आप क्यों नहीं लगाते सर ने, तो क्या इससे मानहानि हो गई, क्या इससे उनका जो अपमान हो गया। अब इस पर राज्यसभा में तय होगा और उसके बाद बहुत लोगों को लगता है कि बनता नहीं है, कईयों को लगता है कि हाँ हो सकता है, आगे पता चल जाएगा। लेकिन आप आजाद भारत के पहले प्रिविलेज मोशन की कहानी भी आज आपको बताता हूं। बात 1961 की है, जब ब्लिट्ज नाम के एक खोजी अखबार के एडिटर आर.के. करंजिया के ऊपर विशेषाधिकार हनन का मामला चला था। उनका दोष यह था कि उन्होंने एक आर्टिकल में नेहरू के करीबी और तत्कालीन डिफेंस मिनिस्टर वी.के. मेनन और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी के खिलाफ आर्टिकल लिख दिया था।
उन्हें प्रिविलेज कमेटी की तरफ से फटकार लगाई गई थी और उनके अखबार के रिपोर्टर का संसद गैलरी पास छीन लिया गया था। अब आपको 1976 का एक किस्सा बताता हूं जो आज के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है। 1976 में सुब्रमण्यन स्वामी को विशेषाधिकार हनन का दोषी पाया गया था और उनके दोषी होने के पीछे की अहम वजह विदेशी पब्लिकेशन और न्यूज चैनल्स को दिए गए इंटरव्यू थे, जिसमें उन्होंने देश के खिलाफ बातें कही थी। मामले की जांच के लिए गठित संसदीय कमेटी की रिपोर्ट में कड़े शब्दों में लिखा गया कि विदेशी दौरों के दौरान सुब्रमण्यन स्वामी एंटी इंडिया एलिमेंट की तरह बर्ताव कर रहे थे। उन्होंने कई विदेशी अखबारों और न्यूज चैनल्स में भारत विरोधी बातें कही थी। जैसे आरोप आज की डेट में राहुल गांधी पे लग रहे हैं, उस जमाने में लगे थे सुब्रमण्यन स्वामी में और उन पर कार्रवाई हो गई थी। यह संसद का पहला ऐसा केस है, इसे नोट करना चाहिए कि स्वामी को अपने एंटी इंडिया एक्टिविटी पर नाम मात्र का भी पछतावा नहीं है। यह समिति बोल रही है। ये वो हरकतें हैं जिसे किसी भी सांसद को नहीं अपनाना चाहिए। इस कड़ी टिप्पणी के साथ ही कमेटी ने राज्यसभा से सुब्रमण्यन स्वामी को निष्कासित कर दिया था। तो ये भी हो चुका है, लेकिन अब इस मामले में क्या होगा नहीं होगा ये तो आगे पता चलेगा। पाठशाला में एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि क्या करोड़ों युवाओं को मोदी सरकार फ्री में लैपटॉप देने वाली है। एक छोटे से ब्रेक के बाद और पाठशाला में अब फैक्ट चेक की क्लास। सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि मोदी सरकार ने फ्री लैपटॉप बांटने की स्कीम लॉन्च की। प्राइम मिनिस्टर फ्री लैपटॉप स्कीम 2023 के तहत फ्री लैपटॉप दिए जा रहे हैं। मैसेज में दावा किया गया है कि सभी राज्यों के योग्य छात्र इस स्कीम के तहत फ्री लैपटॉप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस नोटिस का हमने फैक्ट चेक किया तो पता चला कि यह दावा सही नहीं है। मोदी सरकार का जो आदेश वायरल किया जा रहा है वो पूरी तरह से फर्जी है। तो कल को किसी के झांसे में मत फंस जाइएगा कि ये लैपटॉप मिलने वाला है, इतने पैसे दे दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। ये सबसे बच के रहिएगा। पाठशाला में आज के लिए इतना ही। अब वक्त है